द रिपब्लिकन विजन चैनल के सभी दर्शकों को सप्रेम जय भीम। साथियों, आरपीआई सेकुलर संलग्न समता सैनिक दल द्वारा 21 जुलाई 2023 को समता सैनिक दल के राष्ट्रीय कमांडर रिपब्लिकन नेता स्मृति शेष LR बाली साहब को नागपुर के नामांतर शहीद स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में विनम्र अभिवादन किया गया। LR बाली को नीलाद सलाम, नीला सलाम, नीला सलाम। साथ सावधान, साथ विश्राम, साथ सावधान। एक साथ बड़क आवाज में नीले झंडे को सलाम देंगे। सलामी जय जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सचिन कांबळे सर पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतात। आपण जे आयोजित केलेलं आहे त्यामागची प्रस्तावना त्यामागची भूमिका आहे कशी आहे की समता सैनिक दल आरपीआय सेकुलर संघटनेत समता सैनिक दल हा सातत्याने शहीद स्मारक तिथे आपली परेड देत असतो आणि आरपीआय सेकुलर हा केवळ राजकीय पक्ष नसून राजकीय चळवळी सोबत सामाजिक जे कार्य आहे तो सातत्याने आरपीआय सेकुलर हा करत असतो आणि त्याच्यात एक भाग त्याच्यात एक पार्ट म्हणून समता सैनिक दल त्याला संलग्नित आहे। आणि आजच्या या प्रसंगी समता सैनिक दलचे स्मृतिशेष LR बाली त्यांच्या काही दिवसा अगोदर निर्माण झालेला होता म्हणजे त्यांचा मृत्यू झाला, त्यांचा आठवणी त्यांच्या स्मृती संबंधित आजचा हा कार्यक्रम समता सैनिक दल आरपीआय संबंधितच्या वतीने आज आपण इथे करत आहोत। मी समता सैनिक दल प्रशिक्षक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेक्युलर संलग्नाचं काम करतो आहे। समता सैनिक दलचं महत्त्व काय ते तुम्हाला जे आज त्यांचा फोटो जो लागलेला आहे त्यांचं नाव LR बाली सर। समता सैनिक दलाचं समाजाला महत्त्व काय त्यांच्या माध्यमातून त्यांनी समाजाला त्यावेळेस भरपूर समजून सांगितलं। माझं नशीब थोर आहे की मी त्यांना साक्षात भेटलेलं आहे। मी त्यांच्या हातामध्ये हात ठेवून दिलेला आहे। जेव्हा हिंदी साहित्य संमेलनामध्ये ते आले होते होते सर, आपण भेटलो तेव्हा मी त्यांना भेटलो होतो आणि मी स्वतःला हे समजतो मी बाबासाहेबांना पाहुणी शकलो की माझी दुर्दशा, पण जे बाबासाहेबांसोबत राहिले त्यांनी बाबासाहेबांना स्वतः पाहिलं परिषदेमध्ये राहिले असे LR बाली सरांसोबत मी संपर्क केला, बोललो, हातात दिलं, मला खूप चांगलं वाटतं। म्हणून मी आज या ठिकाणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेक्युलरचा प्रशिक्षक म्हणून आज तुमच्या समोर त्यांचं महत्त्व म्हणजे त्यांनी जे आपल्याला दिला आता पण समता सैनिक दल म्हणजे काय त्यांनी ह्या भारताला समजून सांगितलं। या भारताला नाही तर समाजाच्या व्यक्तीला समता सैनिक दलाचं महत्त्व कळलं पाहिजे म्हणजे कोणा माध्यमातून म्हणजे समता सैनिक दलाचं महत्त्व आज आपल्या समाजाला खूप आवश्यक आणि गरजेचं आहे। कारण की आज आपण पाहत आहोत जागोजागी आपल्यावर सगळेवर आज आपल्याला एक शब्द लागलेला आहे का दलितावर जास्त अत्याचार होत आहे, दलितावर झालेला त्यांचा खून प्रकरण झालं का झालं कारण का आपल्यामध्ये ते नाही आहे, कारण का आपण संघटित नाही, आपण एका ठिकाणी नाही आहोत। आपलं जर संघटन असलं आज जर बाहेर जर बघता नाव घ्यायला मला लाज वाटते। RSS होतं भारतामध्ये आज किती मोठ्या प्रमाणात आहे, आपण ते करू शकत नाही। आपण का नाही करू शकत? आपल्यामध्ये काय कमी आहे? बाबासाहेबांना आपल्याला सगळं काही दिलं म्हणून आपण पुरेपूर झालो। आपल्या घरी गाडी बंगला पैसा आतला ह्या सर्व गोष्टी आहेत म्हणून आज आपण बाबासाहेबांचं संघटन चालू नाही शकलो। बाबासाहेबांना आपल्यासाठी किती मोठा त्याग केला, त्यांचे स्वतःचे लेकरं गेले, त्यांची स्वतःची महामाया रमाई आंबेडकर यांनी अर्ध्यामध्ये त्यांच्या 35व्या वर्षी त्यांनी आपल्या क्षयरोगांना जीव सोडला। म्हणजे क्षयरोगानं का बाबासाहेबांकडे दिलं त्याला पैसे म्हणजे बाबासाहेबांचे लेकरं पण त्यामध्ये निर्माण झाले। एवढा मोठा बाबासाहेबांचा त्याग आहे। आपल्याकडे आज सगळ्या गोष्टी अवेलेबल आहेत, आपल्याकडे सगळ्याकडे सुविधा आहे, तरी आपण बाबासाहेबांच्या समता सैनिक दलमध्ये काम करायला काही लोकांना आपल्याला लाज वाटते। हा ड्रेस घालायला लाज वाटते का वाटते? बाबासाहेबांची तुम्ही सुविधा घेता, सगळं काही घेता, आरक्षण घेता, शिक्षणामध्ये घेता, कोर्टामध्ये बसता, तुम्हाला स्कॉलरशिप भेटते, पण बाबासाहेबांचा कारभार तुम्ही पुढे घेऊ शकत नाही। आज आरपीआयचं नाव जर घेतलं तर कोणाच्या अंगाला काटे येतं का बरं? कारण का बाबासाहेबांचे लिखित आहे का बाबासाहेबांनी रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना म्हणजे बाबासाहेबांचं उल्लेख पत्रामध्ये लिहून ठेवलेलं आहे। बाबासाहेबांचं संविधान रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियावर आहे ते आपल्याकडे अवेलेबल आहे। बाबासाहेबांना 3 मातृ संघटना आपल्याला दिलेल्या आहेत। बाबासाहेबांना हे म्हटलं की माझा रथ जर तुम्ही पुढे नेऊ शकत नाही तर मागं नको, पण आपले काही लोक आपल्यामध्ये असे आहेत
मागं काय चांगले मागांमध्ये कायच्या काच्यामध्ये तुम्ही भाजपामध्ये राष्ट्रवादी शिवसेना काँग्रेस अरे कशाला जेव्हा आपली झोपडी आहे ना आपल्याला आपल्या झोपडीत राहणार आपल्याला आपल्या झोपडीमध्ये काम करायची लाज वाटते आपण बार फक्त एवढंच बोलू शकतो RPI खराब आहे RPI खराब नाही RPIचे कार्यकर्ता मुद्दा म्हणजे हेच का समता सैनिक दल वाढवण्यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे आपल्यावर अन्याय जो होत आहे त्या अन्यायाचं एकच कारण आहे काम आपण एकत्र नाही त्यासाठी सगळ्यांना मी आज ह्या दिनी सांगू इच्छितो की सगळ्यांनी एक कावत आहे आणि म्हणणं आहे गाव तिथे शाखा घर तिथे सैनिक हे करणं आपल्याला आज काळाची गरज आहे काल आमचे रवी भवनला मिटिंग झाली त्यामध्ये विविध पक्षाचे अलग अलग पक्षाचे भीम आर्मी पॅन्टर हे सगळे लोक आले होते अलग अलग सगळ्यात त्यांनी मंजूर केले की दादाच्या अंडरमध्ये दिनेश दादा यांच्या अंडरमध्ये ते सगळं काम आता समता सैनिक दलाच्या एकत्रित करून एका जागी बसून आपण ह्या कारवा पुढे नेऊ तर समता सैनिक दलच्या बॅनरखाली समता सैनिक दलचं हे नाव वरती असलं पाहिजे अखिल भारतीय समाज या बॅनरखाली ह्या नागपूरमध्ये शक्ती प्रदर्शन झालंच पाहिजे यासाठी तुम्ही कटिबद्ध राहा विशेष येणार वाली डॉक्टर बाबासाहेबांच्या सहयोगी आणि सरकारी नोकरी सोडून त्यांनी आतापर्यंत शेवटपर्यंत पूर्ण आयुष्य समता सैनिक दलाला दिलं त्यानंतर आजचे प्रमुख वक्ते ज्यांच्या जीवनाची सुरुवात समता सैनिक दलापासून झाली आणि त्यांनीसुद्धा आपलं आयुष्य समता सैनिक दलाच्या संघटनात्मक बांधणीकरिता प्रबोधनाकरिता महाराष्ट्रात नाही तर महाराष्ट्राबाहेरसुद्धा ते फिरत राहिले असे माझे मित्र बालीसाहेबांचे परिचित भाऊ कांबळे साहेबांच्या नावावर प्रकाश टाकतील असे मी त्यांना जिनके आदरांजलि कार्यक्रम के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा आए हैं ऐसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पूर्व धुरंधर जुझारू सैनिक और नेता और साथ ही समता सैनिक दल के मृत्यु तक लड़ने वाले संघर्षरत ऐसे सेनानी स्मृतिशेष LR भाली जी लाहौरी राम भाली जी इनकी मैं स्मृति को वंदन करता हूँ नमन करता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के बारे में बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है बाबा साहब ने क्या किया इसके बारे में आप लोगों को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है पर बाबा साहब अम्बेडकर ने मिलिंद कॉलेज में के एक सभा में जो बात कही थी उस बात को मैं आप लोगों को याद दिलाते हुए मेरी बातों की शुरुआत करना चाहूँगा। बाबा साहब ने कहा था कि एक व्यक्ति एक युग में जितना काम कर सकता है एक युग का मतलब होता है 100 साल। बाबा साहब ने कहा था एक व्यक्ति एक युग में जो कार्य कर सकता है उतना कार्य मैंने पिछले 40 वर्षों में किया है। एक युग में दुनिया का पूरा रंग रूप बदल जाता है दुनिया कहाँ से कहाँ हो जाती है तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि 40 सालों के भीतर अगर बाबा साहब जैसा व्यक्ति कह रहा है कि मैंने एक युग का कार्य 40 साल में किया है तो जो युगांतर से जो परिवर्तन नहीं आया समाज में युगांतर से जो काम नहीं हुआ वो काम बाबा साहब ने अपने कर्मों से अपने मेहनत से अपने संघर्षों के द्वारा अपने ज्ञान के द्वारा वो परिवर्तन वो क्रांति इस देश में हमारे देश में और हमारे लोगों के बीच में लाई। अब क्या होता है बाबा साहब अम्बेडकर ही कहते हैं कि कोई विचार में मर सकता है। बाबा साहब कहते हैं विचार में मर सकता है और वो कहते हैं विचार कब मरता है वो दूसरी जगह ये अपना राइटिंग एंड स्पीचेस में कहते हैं विचार कब मरता है विचार तब मरता है जब उस विचारों का पालन करने वाले उस पर चलने वाले लोग यदि नहीं रहे। सबसे बड़ी बात ये रही है कि बाबा साहब के मृत्यु के बाद हमारे पास एक बहुत बड़ी फेहरिस्त नेताओं की रही है। रिपब्लिकन का कार्य करने वाले नेताओं बाद के समय में भले ही रिपब्लिकन आंदोलन का जो कुछ भी हश्र हुआ लेकिन बाबा साहब के बाद में गौरव गायकवाड़ से लेकर अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी फेहरिस्त पूरे देश में नेताओं की रही है। ये सारे जो नेता हैं ये नेता अपने आप में
बहुत प्रभावशाली अपने अपने क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली और बहुत विशेषताओं के साथ में रहे। ऐसे ही जो कुछ लोग थे उनमें से कुछ नाम जो है, हम लोग जब किशोर अवस्था में थे, 16 साल की उम्र में मैंने समता सैनिक दल SCF हाई स्कूल में जब ज्वाइन किया तो जो 2 नाम हम सुना करते थे हमेशा, वो जो 2 नाम थे वो हमेशा हमारे दिमाग में छाए रहे और उनमें से एक को मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और दूसरे जो है वो उनको मिल नहीं पाया, उनकी बहुत जल्दी मृत्यु हुई। तो पहले थे LR बाली साहब और दूसरे थे एडवोकेट भगवान दास। ये 2 नाम ऐसे रहे हैं जो नाम हमेशा से लोगों को प्रिय रहे हैं, जो 2 नेता अपनी मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी लोगों को प्रिय रहे हैं। और कारण क्या है? तो कारण ये है कि उन्होंने जीवन में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बाली साहब के यदि जीवन को हम देखें, आज क्या बात है, आज क्या कारण है कि हम लोग, उनकी मृत्यु जालंधर में हुई। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है लोकप्रियता कम होने लगती है। लोकप्रियता कम होती है क्योंकि सामाजिक सक्रियता, शारीरिक दुर्बलता के कारण सामाजिक सक्रियता धीरे धीरे कम होती है। सामाजिक सक्रियता कम होती है तो कितना भी धाकड़ नेता किसी समय का रहे तो उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे कम होती है और वो धीरे धीरे गुमनाम सा होने लगता है। और आज क्या देख रहे हैं हम, LR बाली साहब की 93 साल की उम्र में डेथ हो गई और उनका देश भर में जगह जगह पर उनके श्रद्धांजलि के कार्यक्रम आयोजित किए गए। हम में से अधिकतर जो लोग हैं, शायद मेरा सीधा उनसे संबंध आया है, ऑल इंडिया समता सैनिक दल का पदाधिकारी होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते। पर आप में से बहुत सारे लोगों का शायद उनसे सीधा संबंध नहीं आया होगा, मगर फिर भी आप लोग इस कार्यक्रम को ले रहे हो, ये इसी बात को दर्शाता है कि बाली साहब जैसे लोगों की, मतलब समाज में जो प्रामाणिकता से, समाज में जो बिना किसी सौदेबाजी के जो लोग काम करते हैं। अब मैं जब बाली साहब के बारे में जब पढ़ रहा था तो मुझे ये समझ में आया कि आज जो कुछ भी राजनीतिक रूप से हो रहा है ये केवल कांग्रेस का पार्ट 2 है। कांग्रेस ने RPI के अपने आंदोलन काल में, जब RPI का आंदोलन चरम सीमा पर था, जिस समय RPI चरम सीमा पर देशव्यापी स्तर पर एक आंदोलन के रूप में काम करती थी, उस समय कांग्रेस ने क्या किया, वो जो कांग्रेस ने किया उसका केवल पार्ट 2 इस बार खेला जा रहा है पिछले 9 सालों से। बाली साहब जो थे, बाली साहब का जो जन्म है वो पाकिस्तान के लाहौर का था। उनका नाम ही है, उनके नाम में उनके जन्म का स्थल है लाहौरी राम बाली। तो लाहौर में जन्म हुआ, विभाजन के पहले का उनका जन्म है। जब वो किशोर अवस्था में थे, उस समय जब वो 16 साल के थे, मैट्रिक पास की थी, तब देश की स्वतंत्रता आई और देश की स्वतंत्रता के समय में विभाजन हुआ। और विभाजन की त्रासदी तो आपको मालूम है कि विभाजन जिस समय हुआ, वो विभाजन का जो दर्द है वो दोनों देश उसका दर्द आज भी झेल रहे, उस दर्द को आज भी महसूस करें। लिखते हैं, वो बताते हैं कि जब वो भारत आए, भारत में एक जगह से, उस स्थान का मुझे नाम नहीं याद, वहाँ से जब वो ट्रेन में बैठने के लिए आए तो वहाँ पर कई लोग हमला करने के लिए बैठे हुए थे। हम लोग बचते बचते भारत नवा शहर नाम के शहर, पंजाब के शहर में आने के लिए एक ट्रेन में हम लोग लटक कर आए ट्रेन के बाहर। और रात भर जो सफ़र है, ठंडी के दिन थे, कई नहरें थी, नदियाँ थी, वो सारी हम लोग झेलते हुए ट्रेन से लटक कर हम लोग वहाँ पर आए। और उस दिन 15 अगस्त 1947 को जब तिरंगा झंडा जब पूरे देश में फहराया गया, तब नवा शहर के रेलवे स्टेशन पर जब झंडा फहराया गया तो झंडे की रैली में भी बाली साहब शामिल थे। वो बताते हैं कि मुझे गर्व था कि मैं ऐसे मौके पर शामिल था। उनका जो स्वभाव था वो क्रांतिकारी स्वभाव था, उनका स्वभाव निडर था, वो डरते नहीं थे, उनका स्वभाव क्रांतिकारी था। कई बार उनके भाषणों में हमने देखा कि वो उनको भगत सिंह बहुत अपील करते थे। उनके भाषणों में भगत सिंह के बड़े उल्लेख रहा करते थे। खासकर उनका एक उल्लेख मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, उनसे ही मुझे वो जानकारी मिली, ऐसा समझना चाहिए। बाली साहब ने अपने भाषण में कहा था कि
भगत सिंह ने अपने जीवन का जो आखिरी खाना खाया, जिस दिन उनको फांसी मिली, वो आखिरी खाना उन्होंने एक दलित के हाथ से खाया, एक मेहतर के हाथ से उन्होंने अपना आखिरी खाना खाया। ऐसे कई बातें वो भगत सिंह के बारे में अपने भाषणों में वो बताया करते थे। वो वजह इसलिए है क्योंकि वो खुद भी क्रांतिकारी स्वभाव के थे, वो स्वयं भी क्रांति पुरुष थे। तो उन्होंने उनके किशोर अवस्था के कुछ समय जब स्वतंत्रता का आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, तो वो जहाँ लाहौर में रहते थे वहाँ पर एक बड़े नेता हुआ करते थे, तो उनकी सभाओं को सुनने जाया करते थे। एक बार उनकी सभा को जब सुन रहे थे तब पुलिस वालों ने, अंग्रेजों की जो पुलिस थी, उन्होंने वो नेता को अरेस्ट करने आए, तो वो नेता के साथ साथ ये भी स्टेज पर चढ़ गए उनको साथ देने के लिए। पर जब देखा पुलिस वालों ने कि इसकी उम्र कम है, 13-14 साल का लड़का है, तो उनको छोड़ दिया, उनको अरेस्ट नहीं किया। तो उनका इस प्रकार से स्वभाव रहा कि वो हर जो काम है, देश की स्वतंत्रता का सवाल है, तो वो किशोर अवस्था में भी वो उसमें कूद पड़ने के लिए वो आगे पीछे नहीं देखते थे। जब वो भारत में आए तो धीरे धीरे उनका जब परिवार जालंधर में स्थायी हुआ, बाद में उनको नौकरी लगी और उनको जो सर्विस थी वो सर्विस दिल्ली में पोस्ट विभाग में थी, पोस्टल विभाग में थी। वहाँ पर दिल्ली में सर्विस करते हुए उनका जो संपर्क आया, वो संपर्क सोहनलाल शास्त्री जी से आया। सोहनलाल शास्त्री हम सब जानते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर जिस समय कानून मंत्री थे, उस समय सोहनलाल शास्त्री उनके पीए थे, पर्सनल सेक्रेटरी थे। हिंदू कोड बिल जिस समय बाबा साहब रख रहे थे, उस समय सोहनलाल शास्त्री जो है वो उन्होंने उनकी बहुत मदद की थी। तो सोहनलाल शास्त्री बाबा साहब के संपर्क में थे। सोहनलाल शास्त्री और एक सांवला नाम के थे, केपी सांवला, इनके काफ़ी क्लोज संबंध थे। केपी सांवला के माध्यम से सोहनलाल शास्त्री जी के संपर्क में आए। सोहनलाल शास्त्री जी के संपर्क में आने के बाद उनकी बाबा साहब के साथ में सोहनलाल शास्त्री जी के माध्यम से धीरे धीरे उनका संपर्क होने लगा। उन्होंने बताया कि भाई करीब 20 बार से ज़्यादा मेरे बाबा साहब आम्बेडकर से संपर्क हुआ। और कुछ पल उन्होंने जो बताए, उनके जो प्रसंग है बाबा साहब के समय के साथ थे, तो एक प्रसंग उन्होंने बताया कि जब बाबा साहब पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे और मुंबई से, और कांग्रेस ने क्या की कि लोकसभा के चुनाव के तकरीबन 50,000 वोट गायब कर दिए गए। और जब बाबा साहब ने वो चुनाव हार गए ये सुना तो उनका चेहरा उतर गया था, क्योंकि बाबा साहब चाहते थे कि वो संविधान वो लोकसभा में जाए और वहाँ पर अपने लोगों के लिए कुछ करे। वो देश की संसद में बैठकर अपने समाज के हित में, देश के दलितों के अस्पृश्यों के हित में वो तो वहाँ पर ये वचन दिया था कि बाबा साहब यदि आपको कुछ हो या ना हो, मगर मैं आपके आंदोलन के लिए पूरे जीवन भर के लिए मैं समर्पित होकर काम करूँगा। ये वचन बाबा साहब को उन्होंने प्रत्यक्ष स्वयं बाबा साहब को दिया था। मतलब कि उन्होंने बाबा साहब को जो वचन दिया, इस वचन को वो पूरे जीवन भर एज के 93 तक पालन करते रहे। जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे। जब रिपब्लिकन पार्टी का आंदोलन चरम सीमा पर था और पंजाब और ये जो उत्तर प्रदेश का जो हिंदी बेल्ट है, इस हिंदी बेल्ट में LR वाली ये एक बहुत बड़ा रिपब्लिकन नेता का नाम हो चुका था। और जालंधर में LR वाली साहब का रिपब्लिकन पार्टी का एक छोटा सा एक रूम का कार्यालय था। ये कार्यालय बहुत पॉपुलर था, इतना पॉपुलर था कि इंग्लैंड के एक लेखक ने एक किताब लिखा, रिलीजियस रिबेल्स ऑफ इंडिया नाम का एक किताब एक इंग्लैंड के एक लेखक ने लिखा। तो उन्होंने ये रिबेल का उल्लेख करते समय वाली साहब के साथ उनके उस कार्यालय के बारे में भी जानकारी दी। सिंगल रूम का कार्यालय था और उस समय ये जो ज्ञानी झैल सिंह जो थे वो कांग्रेस के पंजाब के प्रमुख थे, यानी कि अध्यक्ष थे आज की भाषा में। इनके कार्यालय में सिंगल रूम का कार्यालय था, लेकिन उस समय टेलीफोन भी था ऑफिस में। अब नॉर्मली कोई नेता जो है वो नेता किसी को अगर मिलने जाए तो अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, अपने पीए के द्वारा वो फ़ोन करवाता है कि भाई फलाने आपको मिलने आना चाहते हैं। परंतु एक दिन जब कार्यालय में बाली साहब बैठे हुए थे तो बाली साहब ने देखा
कि अचानक बिना सूचना के ये ज्ञानी जेल सिंह जो है वो ज्ञानी जेल सिंह वाली साहब को मिलने के लिए जालंधर के उस कार्यालय में आए। तो ज्ञानी जेल सिंह काय के लिए आए थे? तो ज्ञानी जेल सिंह वाली साहब को कांग्रेस में लेने के लिए आए। ज्ञानी जेल सिंह ने इनको ऑफर दिया कि बोले आप कांग्रेस ज्वाइन कर लो, आपको अच्छे पद मिलेंगे, आपको मंत्री भी बना दिया जाएगा। इस पर वाली साहब ने एक वाक्य में, एक लाइन में उनको जवाब दिया, जेल सिंह जी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को वचन दिया है कि उनका, मैंने साक्षात, उन्होंने साक्षात शब्द प्रयोग किया, मैंने साक्षात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को साक्षात मैंने वचन दिया है कि जीवन भर मैं उनके आंदोलन का कार्य करते रहूँगा, उनके दिए गए वचन से मैं कैसे मुकर सकता हूँ। ये वाली साहब के ज्ञानी जेल सिंह आदमी को दिए गए ऑफर पर जो उसका जवाब था। और वही जो बात है वो बात वो सारे जीवन भर वो जीते रहे। सारे जीवन भर वाली साहब क्या करते रहे कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए केवल भारत में नहीं, केवल भारत भर में नहीं बल्कि विदेशों में भी वो घूमते रहे, विदेशों के भी दौरे करते रहे। समय बाबा साहब अम्बेडकर की 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु हुई दिल्ली के अलीपुर वाले बंगले पर। उस समय वाली साहब अपनी ड्यूटी पर थे। जब वो ड्यूटी पर अपने टेबल पर थे तो उनके एक साथी जो वहीं पर ड्यूटी करते थे, वो भी दलित ही थे, वो रोते रोते उनके पास आए और रोते रोते आए तो इन्होंने पूछा भाई क्या हो गया। उसने बताया कि बाबा साहब नहीं रहे। तो ये अपनी टेबल से उठकर अपने कमरे से बाहर निकल गए और इनका जो कार्यालय था उसके लॉन में एक तरफ जाकर पहले बहुत देर तक रोते रहे। बहुत देर तक रोते रहने के बाद में सीधे वहाँ से चेयर से उठकर वाली साहब अपने ऑफिस के जो प्रमुख पोस्ट मास्टर थे उनके पास गए, कागज़ लिया और वहीं पर वाली साहब ने अपना इस्तीफा तुरंत लिख कर दिया। मतलब बाबा साहब के आंदोलन को समर्पित होने के लिए उन्होंने पल भर भी नहीं सोचा कि यदि मैं सरकारी नौकरी छोड़ दूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे पास पुश्ते भी कुछ नहीं है, मेरा परिवार कैसे चलेगा। उन्होंने कोई विचार नहीं किया और बिना सोचे बाबा साहब को दिए गए वचनों को पूरा करने के लिए उन्होंने बाबा साहब की मृत्यु का केवल समाचार सुनते ही उन्होंने क्या किया कि अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और बाबा साहब के मिशन को लग गए। इसके बाद उन्होंने शोक सभा जो थी, जो जालंधर में शोक सभा आयोजित हुई, उस शोक सभा में भी उन्होंने इन्हीं सब बातों को दोहराया कि मैंने बाबा साहब को वचन दिया और जीवन भर मैं इस वचन का पालन करूंगा और उसके लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। उसके बाद पूरे पंजाब नेतृत्व में जो भी बाबा साहब के स्मरण में रैली निकाली गई, इस पूरी रैली में उन्होंने इस बात को बार बार लोगों को बताते रहे। इस प्रकार से उन्होंने जो वचन था, बाबा साहब को दिया गया वचन था, उस वचन को निभाने के लिए जीवन भर काम किया। उसके बाद हम देखते हैं कि बाबा साहब की मृत्यु के बाद 1957 में रिपब्लिकन पार्टी का गठन हुआ। रिपब्लिकन पार्टी का जब गठन हुआ, पूरे भारत भर के नेता आए, रिपब्लिकन पार्टी का गठन हुआ और पंजाब की जो कमान है वो वाली साहब को दी गई। वाली साहब को दादा साहब गायकवाड़ ने पंजाब में पार्टी को अच्छी तरह से खड़ा करने के लिए उन्होंने कहा। वाली साहब ने दौरा कर पूरे पंजाब के गांव-गांव, शहर का दौरा कर एक बहुत ही कम समय में बहुत मजबूत ऐसी रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया। उस दौरान लोकसभा के चुनाव हो गए थे। रिपब्लिकन पार्टी ने पहला चुनाव लड़ा था और तकरीबन 5 या 6 लोकसभा के सांसद चुनकर आए थे। इसमें दादा साहब गायकवाड़ भी थे, बीपी मौर्य थे, दत्ता कट्टी थे और जो बाकी नाम मुझे उतने ध्यान नहीं आ रहे। तो ऐसे 5 या 6 सांसद उस समय चुनकर आए थे। इन 5-6 सांसदों को पंजाब में बुलाया, जगह जगह रैलियां करवाए और रैलियां करवाकर
पंजाब में रिपब्लिकन पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, तो उसको मजबूत करने का, खड़ा करने का बहुत ही मजबूती से काम वाली साहब ने किया। इस प्रकार से एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी को पंजाब, हरियाणा, ये जो उस बेल्ट में ले जाने का काम अगर किसी ने किया तो वाली साहब ने किया। आरपीआई के बहुत ही सशक्त नेता थे, बहुत धाकड़ नेता थे, जुझारू नेता थे, बहुत वीर ऐसे नेता थे जो किसी से डरते नहीं थे। अब जब आरपीआई का काम बढ़ने लगा, एक जुझारू नेता के रूप में आ गया है, तो उनके सामने एक और प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई बाबा साहब के मिशन का काम करना है तो क्या करना चाहिए। तो उस समय एक आर्य समाजी थे, आर्य समाजी कार्यकर्ता थे जिनके संपर्क में थे और क्रांति नाम का एक वो पत्रिका चलाते थे। उन्होंने पूछा कि भाई क्या करना, मैंने नौकरी तो छोड़ दी, अभी घर तो भाई नौकरी से मिलने वाले पैसे से चलेगा नहीं, तो क्या करना। तो उन्होंने कहा कि बोले आप एक पत्रिका चलाओ, एक पत्रिका चलाओ। तो इन्होंने सोचा कि भाई मुझे तो मिशन का काम करना है, तो इन्होंने भीम पत्रिका 1958 में भीम पत्रिका की शुरुआत की। और 1958 में शुरू की गई जो भीम पत्रिका जो थी, वो भीम पत्रिका आज तक चालू रही। उसको उन्होंने किसी भी रूप में बंद नहीं होने दिया। हिंदी और इंग्लिश ऐसी 3 भाषाओं में उन्होंने भीम पत्रिका चलाई। भीम पत्रिका चलाने के लिए भी उन्होंने, उसके लिए वो जगह जगह घूमते रहे, भीम पत्रिका को के प्रचार के लिए घूमते रहे, वो देश भर में घूमते रहे, जहाँ जहाँ हो सके वो घूमते रहे। और भीम पत्रिका का उन्होंने भारत में ही नहीं तो उन्होंने विदेशों में भी प्रचार किया। एक तरह से भीम पत्रिका को बाबा साहब के आंदोलन का, बाबा साहब के मिशन के मुखपत्र के तौर पर वो पेश करते रहे और वहाँ पर क्रांतिकारी ऐसा लेखन होते रहा। 1964 और 65 के दौरान जब भूमिहीनों का सत्याग्रह आरपीआई ने जब किया था, तब भीम पत्रिका के कार्यालय पर कई बार छापे डाले गए, कई बार भीम पत्रिका के कार्यालय को सील किया गया, कई बार भीम पत्रिका के कार्यालय को छापे डाले गए, कागजात जब्त किए गए और इनको पुलिस थाने तक ले जाया गया। इन पर कई मुकदमे चले, कई बार मुकदमे चलाए गए। 1964 का जो भूमिहीनों का जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन आरपीआई ने जो किया था, उस आंदोलन में वाली साहब पंजाब में अगुवाई कर रहे थे। मैंने जब जो उल्लेख किया कि आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है, ये उस समय की राजनीतिक परिस्थिति का पार्ट 2 है। इसका उदाहरण ये है कि जिस समय रिपब्लिकन पार्टी ने राष्ट्रव्यापी भूमिहीनों के सत्याग्रह का जब घोषणा की और उसकी तैयारियां शुरू की, तो सरकार को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि किस प्रकार से भूमिहीनों का ये जो सत्याग्रह है, आरपीआई का जो सत्याग्रह है, बड़ा होने वाला है, उसका बहुत बड़ा स्वरूप होने वाला है। तो धीरे धीरे उन्होंने उसको दमन करने के काम को चालू किया। और उसकी शुरुआत कहाँ से की, तो उसकी शुरुआत पीपी मौर्य जी ने एक जगह भाषण दिया था, उस भाषण को आधार बनाकर सबसे पहले पीपी मौर्य को अंदर डाला। इस प्रकार से आरपीआई के एक एक नेताओं को अंदर डालने का सिलसिला उन्होंने जारी किया ताकि इस आंदोलन को दबाया जा सके। परंतु रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उस समय के जो आंदोलनकारी थे, उस समय के जो नेता थे, वो दबते नहीं थे, वो झुकते नहीं थे। उन्होंने अपनी तैयारियां जारी रखी और जब सत्याग्रह किया गया जिसमें हजारों जो आंदोलनकारी है उनको जेल जाना था, तो पंजाब में इसकी जो अगुवाई है वो वाली साहब ने की। सबसे पहले जो पंजाब में गिरफ्तारी थी वो वाली साहब ने की। स्थापना हुई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बाद में समता सैनिक दल की स्थापना हुई 13 मार्च 1927 की, पहाड़ संग्राम के ऐन 1 महीना पहले। समता सैनिक दल का अपना स्वतंत्र झंडा नहीं था। बाबा साहब के समय में समता सैनिक दल का अपना स्वतंत्र झंडा नहीं था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का झंडा था नीला। आज शेड्यूल कास्ट, आज बहुत सारे लोग स्टार के साथ में समता सैनिक दल का जो झंडा लगाते हैं, तो जो वहाँ बीच में SKF लिखा हुआ होता था और नीचे झंडे पर SSD लिखा होता था। उसका कारण था कि समता सैनिक दल या शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का
सहायक और सुरक्षा संगठन के तौर पर काम करता था। समता सैनिक दल का भले ही अपना एक वजूद था, एक स्वतंत्रता थी। समता सैनिक दल स्वतंत्र संगठन के रूप में काम करता था। समता सैनिक दल ने एक गरिमा में काम किया था। समता सैनिक दल का इतना गौरवशाली काम था कि आपको सुनकर गर्व होगा कि जो मुख्य विपक्षी पक्ष है, सत्ताधारी पक्ष है, उसका गृह मंत्री अपने सेवा दल के, कांग्रेस के सेवा दल के एक अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, उस समय के गृह मंत्री, कि यदि अनुशासन, समर्पण और त्याग यदि सीखना है तो समता सैनिक दल के सैनिकों से सीखो। ये हमारी पहचान थी। अली साहब ने इस बात को बहुत बखूबी भी समझा था। वो अपने भाषणों में हमेशा इस बात को बताया करते थे। वो कहते थे कि समता सैनिक दल के सैनिकों को बढ़ाओ, देश में समता सैनिक दल को फैलाओ, अन्यथा ये देश एक दिन गृह युद्ध की आग में जलेगा। भारत अभी कम्युनलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। वो सीधे तौर पर कहते थे पंजाब पूरा कम्युनल हो चुका है और भारत अभी कम्युनल यानी कि धर्मांधता की दिशा में बढ़ते जा रहा है। इसको अगर रोकना है तो आपको देश भर में समता सैनिक दल को फैलाना होगा। समता सैनिक दल के लोग सैनिकों को अपनी जागृति के माध्यम से अपनी इस जिम्मेदारी को निभाना होगा। इस बात को वाली साहब हमेशा बहुत मजबूती से कहते हैं। रिपब्लिकन पार्टी को इस प्रकार से उन्होंने इकट्ठा करने के लिए, रिपब्लिकन नेताओं को समझौते की राजनीति से दूर हटाने के लिए काफ़ी कोशिशें की। और जब उन्होंने देखा कि इसके चलते पूरे समाज का नुकसान हो रहा है, अब क्या था, रिपब्लिकन पार्टी, जैसा मैंने बताया कि रिपब्लिकन पार्टी का समता सैनिक दल सहायक संगठन था। सहायक संगठन होने के कारण समता सैनिक दल ये रिपब्लिकन पक्ष के हर आंदोलन, हर सम्मेलन में शामिल रहता था। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि समता सैनिक दल के जो पदाधिकारी थे वो रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं के संपर्क में रहते थे। रिपब्लिकन पार्टी जैसे जैसे बढ़ते गई वैसे वैसे समता सैनिक दल भी नेताओं के साथ में धीरे धीरे बढ़ते रहा। बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ बढ़ने लगी, नामचेज होने लगी। ऐसे में हमारे नागपुर के हरीश चांदे जी, LR वाली साहब, एडवोकेट भगवान दास, इन सब लोगों ने विचार किया कि भाई रिपब्लिकन पार्टी का तो जो हो रहा सो हो रहा है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु अगर समता सैनिक दल इस प्रकार से समाप्त हो जाएगा तो बाबा साहब का बनाया एक संगठन खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देश भर के उनके संपर्क में जो भी समता सैनिक दल के पदाधिकारी थे उनकी दिल्ली में एक मीटिंग ली और इस प्रकार से उन्होंने समता सैनिक दल को पुनर्स्थापित किया। 78 की बात है, उन्होंने समता सैनिक दल को पुनर्स्थापित किया। पुनर्स्थापित करने के बाद में उन्होंने देश भर में समता सैनिक दल के सैनिकों को जोड़ने के लिए देश भर में प्रचार के लिए वो घूमते रहे। क्या दक्षिण, क्या उत्तर, क्या पंजाब, क्या महाराष्ट्र, बहुत समय उन्होंने महाराष्ट्र में दिया। महाराष्ट्र में घूमते रहे। महाराष्ट्र में समता सैनिक दल को बढ़ाने के लिए वो गांव-गांव में गए। अधिवेशन उन्होंने जम्मू में लिए, तमिलनाडु में लिए, उनके नेतृत्व में फगवाड़ा में लिए, जालंधर में लिए, पंजाब में लिए, आंध्र प्रदेश में लिए, अनेक जगहों पर जगह जगह पर वो अधिवेशन लेते, अधिवेशन के लिए घूमते रहे। समता सैनिक दल के सैनिकों को प्रेरित करते रहे, बढ़ाते रहे। मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोग समता सैनिक दल सेक्युलर के साथ में चला रहे हो क्योंकि आप लोगों ने इतिहास देखा और इतिहास के कुछ कड़वी बातों से मैं सीख लेता हूँ। समता सैनिक दल की स्वतंत्रता को अगर बनाए रखेंगे, भले किसी भी रिपब्लिकन पक्ष के साथ में हम काम करेंगे, और समता सैनिक दल की स्वतंत्रता को बनाए रखेंगे तो समता सैनिक दल मजबूत रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा, उसकी स्वतंत्रता भी कायम रहेगी, वो उसकी मजबूती भी कायम रहेगी। आप लोग समता सैनिक दल को वाली साहब के स्मरण में ही सही मजबूती देने का काम करते रहे। वाली साहब का सदा स्मरण, समता सैनिक दल और रिपब्लिकन दोनों का नाम जब जब आएगा, जब जब इतिहास में इन दोनों पक्षों का, इन दोनों संगठनों का बाबा साहब के नाम आएगा तो LR वाली, लाहौरी राम वाली का नाम भी निश्चित रूप से आएगा। हम सब लोग वचन लेते हैं आज कि समता सैनिक दल को हम लोग ऊंचा करने के लिए, मजबूत करने के लिए काम करेंगे, बिना किसी समझौते के, बिना तकलीफ को डरे हुए। मेरे इन शब्दों के साथ मैं वाली साहब के स्मृति को एक बार और मैं नमन करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद।